दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी अनहोनी हुई है तो उसके पीछे तीन चीज़ें होती हैं, या तो इंसान का शक, या गुस्सा, या फिर उसकी मानसिकता। और इन तीनों के चलते इंसान कर बैठता है एक ऐसी वारदात जो दूसरों के लिए या तो सीख बन जाती है या बन जाता है डर। सतर्क भारत में मैं आपके साथ साझा करूंगा क्राइम के कुछ ऐसे किस्से जिन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हमारा मकसद है आपको सतर्क करना, तो देखना ना भूलें सतर्क भारत, सिर्फ देश रोजाना पर। वेलकम टू देश रोजाना। मेरा नाम है किरण और हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और कहानी लेकर सतर्क भारत में। सतर्क भारत जिसमें हम बात करते हैं कुछ कहानियों की, किस्सों की, कुछ ऐसे केसेस जो कि अनसोल्व्ड हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, पॉजिटिव चीज़ें। अच्छा, वैसे मैं आजकल देखिए हम लोग बहुत कॉमन सी चीज़ सुनते हैं कि भाई वहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई, इसके यहाँ हो गई, और ऐसी वारदातें बहुत होती हैं जो कि गलत भी है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। लेकिन आज मैं जिस चोरी के बारे में आपको बताऊंगा वो थोड़ी अटपटी सी है, थोड़ी अजीब-गरीब सी है। और मज़े की बात यह है कि चोरी की किसी ने और उसके मज़े लेगा कोई और। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और ये कहानी है 1993 की, नेपाल की राजधानी काठमांडू की। 1993 में एयरपोर्ट्स वगैरह पर इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, मतलब बहुत बेसिक सी कॉमन सिक्योरिटी होती थी। लाइक जैसे क्योंकि उस टाइम पे इतने बॉम्ब ब्लास्टर्स या टेररिस्ट अटैक या बम से उड़ाने की धमकी, र्यूमर्स, इस टाइप की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। बस तो स्मगलिंग का काम होता था और उसके लिए जो है अपने जो भी वहाँ की टीम हुआ करती थी उनको थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे के, रिश्वत वगैरह दे के अपना काम निकलवा लिया करते थे। ये हुआ करता था। तो काठमांडू उस वक्त पे गढ़ हुआ करता था कैसीनोज का। दूर दूर देशों से लोग वहाँ पर कैसीनो खेलने आते थे। हमारे इंडिया के भी नज़दीक पड़ता, तो यहाँ से भी बहुत लोग जाते थे कैसीनो खेलने के लिए। तो वहाँ पर एक कैसीनो था जिसका नाम था रॉयल कैसीनो। शानदार, लाजवाब, फुल्ली फैसिलिटेड और बहुत ही बड़ा था। तो इस कैसीनो में बहुत बिजनेस हुआ करता था। हम सब लोग जानते हैं कि आमतौर पर या ज़्यादातर फेस्टिव सीजन्स पर इन कैसीनोज में बहुत बम्पर कमाई होती है, और ऐसा ही इस रॉयल कैसीनो में भी होता था। फेस्टिव सीजन आने पर, लाइक क्रिसमस हुआ, दिवाली हुई या न्यू ईयर हुआ, इस टाइप के फेस्टिव सीजन्स जो होते हैं उन्हीं में इन कैसीनोज में ज़्यादा लोग आते हैं, विजिट करते हैं, बहुत कमाई होती है, बहुत कैसीनो वाले का भी कमाई होती है। लेकिन यहाँ पर सारा जो ये कमाई वाला जो सीन है ये डॉलर्स में होता है, और नेपाल की करेंसी थोड़ी सी कमज़ोर है, बट फिर भी कैसीनोज में डॉलर में सारा डील किया जाता है। तो भाई अब इस कैसीनो के बारे में पता चला एक चोरों की टोली को। उन चोरों की टोली ने सोचा कि ये तो बढ़िया मौका है हमारे पास, तो अब हम लोग कुछ करते हैं, इस कैसीनो को लूटते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकाली और पहुंच गए नेपाल कि चलो अब अपने अंजाम दिया जाता है। अपने जो प्लान है, थोड़ा बहुत प्लान तैयार किया इन लोगों ने कि कैसे कुछ क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट बनाया कि हम ऐसा करेंगे करके, और अब उसको ज़मीन पर उतारने की तैयारी थी। तो ये लोग पहुंचे नेपाल। जून में ये लोग नेपाल पहुंचे, जून 1993 में। तो अब इन लोगों का जो प्रायर स्टेप था, यानी कि जो पहली इनकी सबसे ज़रूरत थी, वो ये थी कि इस कैसीनो के आसपास इन्हें रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। इन्होंने सर्च किया, इनकी किस्मत अच्छी थी या कैसीनो की बुरी थी कुछ भी कह लीजिए, इन लोगों को वहाँ पर एक बंगला मिला। बहुत अच्छा बंगला था, बड़ा बंगला था, और उसके मालिक ने जितना किराया इनसे मांगा, इन्होंने उससे ज़्यादा ही दिया। तो मालिक भी खुश, तो अपना किराया लेके रफो चक्कर। धीरे धीरे इन लोगों ने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। तो सबसे जो पहला इनका स्टेप था, वो स्टेप ये था कि होटल के स्टाफ से दोस्ती की जाए। अब ये लोग दिन भर इधर उधर घूमते, पार्टियां करते, घर पे देर रात तक पार्टी होती, खाते पीते, शराब, अय्याशी, सब चीज़ें होती, आसपास के होटल्स में जाते, सारी चीज़ें करते, लेकिन रॉयल कैसीनो में बिल्कुल नहीं जाते थे। अब फिर उन्होंने अपना अगला स्टेप उठाया कि अब रॉयल कैसीनो के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे दोस्ती कैसे की जाए। अब उसके लिए इन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए, लाइक घूमते फिरते चले जाना, या सिगरेट पीते हुए जानबूझ के उनसे स्टाफ मेंबर से टकरा जाना। लाइक बाहर आकर जैसे स्टाफ मेंबर्स भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, माउथ फ्रेशनर्स लेते हैं, चाय वगैरह पी ली, तो ऐसे टकरा जाना, हाय हेलो होना, बातचीत करना,
फिर उनको बोलना कि आप बड़े अच्छे लगे हमें, आपका बातचीत का तरीका अच्छा है, आओ कभी हमारे बंगले पर बैठते हैं, पार्टी करते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो एक एक करके इन्होंने रॉयल कैसीनो के स्टाफ मेंबर्स को अपने घर पर इनवाइट करना शुरू किया। वो इन्हें इनवाइट करते, महंगी महंगी शराब पिलाते, महंगा महंगा अच्छा खाना खिलाते, रात तक पार्टी होती, और वापस जाते टाइम इन्हें एक गिफ्ट भी देते, एक तोहफा भी देते कि भाई आप हमारे यहाँ आए, हमें अच्छा लगा, ये तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। तो ये सब देते और बदले में कुछ नहीं, बदले में हमें सिर्फ आपकी दोस्ती चाहिए। और एक चीज़ और, हर किसी से यही कहते कि देखो हम यहाँ पर नए हैं, ये शहर हमारे लिए नया है, हमारे पास बेइंतहा पैसा है, बेहिसाब पैसा है, हम यहाँ पर अपना पैसा खर्च करने आए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि काठमांडू की या नेपाल की जो एटमॉस्फेयर है, जो सारा माहौल है बाहर का, वो अभी थोड़ा ख़राब है। तो इसलिए वजह से आप किसी को बताइएगा मत हमारे बारे में, बस इतना ही हम लोग कहना चाहते हैं। अब एक लगी सी सैलरी वाला बंदा कैसीनो में जो काम करता है, अब उसके ठाट बाट हो रहे हैं भाई, खूब महंगा खाना पीने को मिल रहा है, बड़े अमीर लोगों से उठ बैठ जान पहचान हो रही है, दोस्ती हो रही है, तो वो भला क्यों किसी से कहने लगा। तो वो भी अपना पार्टी वार्टी करते, अपना गिफ्ट लेते और सब शांत। तो धीरे धीरे करके इन लोगों ने सबसे एक एक स्टाफ मेंबर से दोस्ती की, लेकिन अपने उस रॉयल कैसीनो के बारे में कभी कोई बात नहीं की जो उनका एम था। कभी कभार कोई स्टाफ मेंबर अगर बोल भी देता कि आओ हमारे कैसीनो आप खेलो थोड़ा, तो मना कर देते कि भाई नहीं, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं खेलते। लेकिन साइड बाय साइड देखो, कहते हैं कि प्लान ना पूरे तरीके से किया जाता है और वो सक्सेसफुल तभी होता है जब एक एक स्टेप वैसा ही रखा जाए जैसा प्लान किया गया था। तो ये साथ साथ सबसे मेलजोल बढ़ा रहे थे, जान पहचान बढ़ा रहे थे, और इन बिटवीन रॉयल कैसीनो की हर एक एक्टिविटी पर इनकी नज़र थी कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने बजे तक खुलता है, कब बंद होता है, सिक्योरिटी कैसी है, और पैसा कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो इन लोगों का प्लान ही सबसे पहला ये था कि रॉयल कैसीनो से पैसा उड़ाया जाए, क्योंकि अगर पैसा एक बार बैंक चला गया तो बैंक से पैसा लूटना लगभग नामुमकिन है। तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग सब कर रहे थे, और साथ साथ इन लोगों ने ये जानकारी भी निकाल रखी थी या ये भी पता कर रखा था कि कैसीनो में पैसा कब सबसे ज़्यादा रहता है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया स्टार्टिंग में कि भाई फेस्टिव सीजन्स होते हैं, तो उस टाइम पे पैसा बैंक में ज़्यादा रहता है। इन लोगों का प्लान था न्यू ईयर की पार्टी का, तो 31 को ये लोग अपने काम को अंजाम देंगे। अगले दिन 1 जनवरी को छुट्टी बैंक्स की, बैंक सारे बंद, पैसा कैसीनो में रहेगा, तो इनके पास अब 24 से 28 घंटे है पैसा उड़ाने के लिए। तो ये सारा इन लोगों का प्लान था। धीरे धीरे सारे स्टाफ मेंबर से बातचीत की और अपना मेल भाव बढ़ाया, सबसे जानकारी बढ़ाई, और थोड़ी अपनी अब ये आधी इन्फॉर्मेशन उस कैसीनो के बारे में निकाल चुके थे। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन इनको मिलती होटल के कैसीनो के अंदर जाने के बाद। तो सबसे बातचीत बढ़ाई, फिर कुछ दिन का गैप लिया। कुछ दिन का गैप लेने के बाद फिर ये गए कैसीनो में, रॉयल कैसीनो में। अब वहाँ अंदर गए, बहुत नॉर्मल सा खेला और सब लोग जानते थे, तो सबने करे तो वही साहब हैं जो हमें बुलाते हैं, हमें बुलाया। सबको अलग अलग पता है ये चीज़ कि भाई मुझे बुलाया था, बड़े अमीर लोग हैं, पैसे की कमी नहीं है, अय्याश हैं, को पैसा उड़ाने वाले लोग हैं। तो उनने भी सामने से अपनी रिएक्शंस दी, तो इन्होंने भी नॉर्मल सा मुस्कुराकर हाँ हेलो किया कि भाई हाँ ठीक है, सब ठीक है। कैसीनो में गए, नॉर्मल सा खेल खेला, पैसे हार गए तो कोई बात नहीं, जीत गए तो वहीं के स्टाफ मेंबर्स में बंटवा दिया, इससे स्टाफ और भी खुश हो गया। फिर ये चीज़ें देखकर इन लोगों की मैनेजर ने भी इनके बारे में पूछताछ की, तो मैनेजर से बातचीत करने बैठे, उनसे मेलजोल बढ़ाया, उनको बोला कि घर आओ, कभी इन्विटेशन दिया, घर आओ, बैठते हैं, बात करते हैं, सारी चीज़ें। और बातों बातों में मैनेजर से ये पूछा कि यहाँ का सिक्योरिटी जो है वो कैसी है। तो उन्हें बताया कि नहीं हमारे पास तो, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई नेपाल का माहौल ऐसा ही है, आपका तो ये काम रिस्क का है, बहुत बड़ा काम है, तो आप सब कैसे मैनेज करते हैं। तो मैनेजर ने बताया कि हमारे पास सिक्योरिटी है, पूरा हाई सिक्योरिटी है, जिनके पास वेपन्स भी हैं, हथियार भी हैं, अच्छे एडवांस्ड हथियार हैं सारे, तो सारी चीज़ें ठीक है। और इन्हीं बातों में पता चला कि कैसीनो के नीचे बेसमेंट में लॉकर्स हैं जहाँ पर सारा पैसा रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब इन लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि होटल में कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, सबसे दोस्ती हो गई, मैनेजर से दोस्ती हो गई, जो सिक्योरिटी चीफ है उससे दोस्ती हो गई, और कितनी सिक्योरिटी है, कहाँ पैसा रखा, कैसे क्या है, सब चीज़ें अब इन लोगों की जानकारी में आ गई। अब ये वेट करने लगे कि कब न्यू ईयर आएगा। अब इन सारी बातों में लगभग 5 महीने बीत चुके थे। अब जिस बंगले में ये लोग रहते थे, उस बंगले के साइड में खाली प्लॉट पड़ा था।
और उस खाली प्लॉट में सिर्फ एक कमरा था जो ऐसे ही नॉर्मल सा बना हुआ था। अब उस कमरे पे रहता था एक आदमी जिसका नाम था सतपाल। अब सतपाल बेरोजगार आदमी है और वो उस कमरे पे इसलिए रहता है क्योंकि जो वो प्लॉट है वो सतपाल के बाप के दोस्त का है। तो उसने इसे बोला कि भाई तू यहाँ रह ले, कुछ काम धाम भी नहीं करता। उसका पर्पस भी सर्व हो रहा था कि कोई उसकी ज़मीन पर कोई इलीगल कब्जा ना कर ले। इसका पर्पस भी सर्व हो रहा है कि भाई मुझे कुछ करना ही है, दिन भर पड़ा रहता हूँ, खाना पीना मिल जाता है, सारी चीज़ें। तो सतपाल वहाँ पर रहता था। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही थी ये सतपाल देखता था कि भाई लोग आ रहे हैं, रातों रात गाड़ियाँ आती हैं, रात भर पार्टियाँ होती है, दारू शराब खाना पीना सब चलता है, गिफ्ट बट रहे हैं, बहुत पैसे वाले आदमी हैं, रईस लोग हैं, अय्याश लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं वो आती है रॉयल कैसीनो की। तो ये सारी चीज़ें सतपाल देख रहा था। अब सतपाल बेरोजगार आदमी है तो उसने सोचा कि चलो हम भी कुछ अटेंशन इनकी प्राप्त करते हैं, क्या पता इन हमारे ऊपर भी इनकी नज़र पड़ जाए तो हमारे भाग खुल जाए। तो सतपाल गेट पर खड़ा रहता था कि आते जाते शायद वो मुझे देख लें तो हाय हेलो हो जाए, नॉर्मल बातचीत शुरू हो तो मैं इनसे काम वगैरह मांग लूँ। तो वो लोग इसको बिल्कुल टोटल इग्नोर करके अपने अंदर चले जाते थे, बाहर आ जाते थे। सतपाल की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता था। अब एक देर रात ये लोग पार्टी कर रहे थे। ये जो चोरों की टोली थी इसमें 6 लोग थे, मैंने शायद शुरू में नहीं बताया होगा। इन चोरों की टोली में ये 6 लोग थे। तो अब एक रात को ये देर रात तक पार्टी कर रहे थे, खूब शराब पी रहे थे और बोल रहे थे जोर जोर से कि भाई अब वो दिन आ गया है, बहुत जल्द हम लोगों के दिन सीधे हो जाएंगे, हम बहुत जल्द हमारी किस्मत खुल जाएगी, बहुत सारा पैसा आएगा। तो ये सारी बातें कर रहे थे। अब ये बातें सतपाल ने सुन ली। अब सतपाल को लगा कि भाई इनके पास तो कोई खजाना आने वाला, चलो हम भी चलते हैं और उस दरिया में डुबकी लगाते हैं, क्या पता इनकी कोई रहमत हमारे ऊपर हो जाए या हमें कोई काम दे दे। तो सतपाल डिसाइड करता है कि आज मैं अंदर चला जाऊंगा। तो सतपाल अंदर चला जाता है। अंदर जाके बोलता है कि माफ़ कीजिएगा साहब, मैंने आपकी बातें सुन ली कि आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ, बेरोजगार आदमी हूँ, आपके यहाँ थोड़ा काम मिल जाए तो मेरे भी दिन सीधे हो जाए, मेरे लायक कोई काम हो तो आप मेरे को भी बताओ। तो ये 6 के 6 लोग डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं सतपाल ने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली। तो वो बातों बातों में इसे टटोलते हैं। तो पता लगता है कि इसे कुछ नहीं पता, ये ऐसे ही काम वाम मांगने आ गए। तो कहते हैं कि ठीक है चलो कुछ होगा तो हम लोग बताएंगे, और वो इतना बोल के सतपाल को भेज देते हैं वापस। अब 6 महीने बाद 6 महीने बीत जाते हैं। अब वो रात या वो दिन या वो मोमेंट, वो मौका आ जाता है जिस दिन नेपाल के काठमांडू में सबसे बड़ी चोरी होने वाली है। 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर सब जानते हैं कि भाई लोग वहाँ पर कैसीनो में आते हैं, खूब जुआ खेलने आते हैं, अपना खेल खेलने आते हैं, पैसा उड़ाने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। तो अब ये 6 के 6 लोग जाते हैं और सबके हाथों में मिठाइयों के डब्बे। अब ये रॉयल कैसीनो में एंटर करते हैं। वहाँ पर सब क्योंकि सिक्योरिटी चीफ भी जानता है, वो चेक नहीं करता है। इनके कोर्ट वगैरह में हथियार वगैरह भी थे। अब सिक्योरिटी चीफ जो है वो इन्हें जानता है, तो आओ भगत में, क्या आओ साहब चलो बैठो खेलो, सारी चीज़ें। मैनेजर भी आते देखता है तो अरे साहब बैठो, चलो, सारा स्टाफ मेंबर जानते सब है, तो कोई इन पर शक नहीं करता। और जो मिठाई थी वो भी काठमांडू की एक सबसे रेप्यूटेड शॉप की मिठाई थी, तो उस पर भी कोई शक नहीं। तो स्टाफ मेंबर्स वो मिठाई वगैरह वहाँ पर रख देते हैं और ये 6 के 6 लोग अलग अलग टेबल पर जाकर बैठते हैं खेलने के लिए। कुछ पैसे भी अपने साथ लाए थे, तो अलग अलग टेबल पर बैठते हैं और खेलना चालू करते हैं। कुछ देर बाद इनमें से एक जना खड़ा होता है और कहता है कि मैं आप सबके अटेंशन चाहूँगा, और अनाउंसमेंट करता है कि भाई आज की रात हमारे लिए बहुत खुशियों भरी है और हम थोड़े देर बाद अगले साल में चले जाएंगे, और ये रात हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमें एंजॉय करना चाहिए। ये वो बहुत कुछ बोला कि यादें हैं पुरानी, सब चीज़ें। एक अच्छा बढ़िया भाषण देकर बोला कि आज रात की सारी शराब और सारा खाना सब हमारी तरफ से। लोगों ने उनको ये अनाउंसमेंट सुनकर खूब तालियां बजाई और लोग पहले से भी ज़्यादा जोश में शराब पीने लगे, खाना खाने लगे, क्योंकि अब पैसे तो देने नहीं है, सब कुछ मुफ्त का है। तो और जोश के साथ सब लोग खाने लगे। अब धीरे धीरे देखते देखते 12:01 नए साल में आ गए, 1994 में, 1994 में। ये सारा जो चल रहा था, सारा प्लान 1993 से चल रहा था, अब 1994 आ गया। 1 जनवरी 1994 रात को 12:01 पर इनमें से एक जना उठता है और अनाउंस करता है, सबको मुबारकबाद देता है और स्टाफ मेंबर्स को बुलाता है, कहता है कि मिठाई है साहब, सब में बांट दो हमारी तरफ से मिठाई और एंजॉय करो, सब चीज़ें हैं। तो अब स्टाफ मेंबर सबको जो मिठाइयाँ खिलाते हैं, सब मिठाई खाते हैं, A to Z लोग। तकरीबन 200 से 250 लोग उस वक्त पे उस कैसीनो में मौजूद थे।
सब लोग मिठाई खाते हैं, लेकिन ये नहीं खाते क्योंकि इन्हें तो पता ही है, जो मिठाई में ये करके लाए हैं इनको तो पता ही है। तो लगभग 10 मिनट के बाद मिठाई अपना असर दिखाना शुरू करती है, और असर ऐसा कि सब झूमने लग जाते हैं। जिसके हाथ, किसी के हाथ में वाइन का गिलास है वो गिर गया नीचे, वो वहीं टेबल पर गिर गया, कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है। मतलब सब एक बेसुध सी अवस्था में, बेहोशी की हालत में धीरे धीरे सब आ जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोगों का हल्का फुल्का सा ध्यान रहता है, तो कुछ स्टाफ मेंबर्स जो जिनको इन्होंने सबसे पहले अपना दोस्त बनाया था, सबसे पहले जिनको इन्वाइट किया था, 2-4 स्टाफ मेंबर्स उनको बोलते हैं कि भाई सबको हॉल में ले चलो। हॉल में ले जाते हैं, सबको इकट्ठा करके बाहर से लॉक लगा देते हैं। अब इनको पता है कि जो लॉकर है, लॉकर की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक मैनेजर और एक सिक्योरिटी चीफ। तो मैनेजर की पॉकेट से कीज ले लेते हैं, और उन लोगों को, जो स्टाफ के मेंबर 2-3 उन्होंने पकड़े थे, उनको बोले कि भाई आप चलो हमारे साथ नीचे, आप हमारी मदद करो, इसमें आपका भी भला है। मतलब उन्हें लालच दे देता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, आपका भी हो जाएगा और हम भी निकल जाएंगे, आप हमारी हेल्प करो। तो अब ये लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाकर ये खोलते हैं लॉकर, और जैसे ये लोग लॉकर खोलते हैं, इनकी आंखों के सामने डॉलर ही डॉलर दिखाई देते हैं कि आंखें चुंधिया जाती हैं। यह कहा जाता है कि उस वक्त पे जो जितना पैसा वहां पर था इंडियन करेंसी में, उसकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी। 500 करोड़ रुपए के डॉलर उस वक्त उनकी आंखों के सामने वहां पर। अब सवाल ये उठता है कि भाई इनको ले जाए कैसे जाए। तो पास में ही वो बैग पड़े थे जिनमें हमेशा कैसीनो का पैसा भरकर बैंक जाता था। तो भाई साहब वो बैग भरे, धीरे धीरे करते करते 22 बैग भर चुके थे पैसों के। 22 बैग भरकर अब सवाल ये कि इनको ले जाए कैसे जाए। तो बाहर पहले से एक ट्रक तैयार खड़ा था, ये 22 बैग उस ट्रक में भरे और एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। अब एयरपोर्ट में वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी सेटिंग पहले से ही कर रखी थी कार्गो में। जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त पे इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, तो पैसे वैसे दे के पहले ही कार्गो की फ्लाइट्स में अपनी सेटिंग कर रखी थी कि भाई हम एक पार्सल लेके आएंगे, वो पार्सल आपको हमारे दिए हुए एड्रेस पे डिलीवर करना है, कुरियर करना है करके। तो एक पर्ची इनके पास थी एडवांस बुकिंग वाली, वो पर्ची देते हैं, वहाँ से इनका सामान रिसीव होता है, और वो पर्ची, दूसरी पर्ची मिलती है मोहर लग के, वो पर्ची को अपने पास रखते हैं, और उसके बाद फिर सारा प्रोसेस होता। तो जैसे ही ये लोग बाहर निकलने वाले होते हैं एयरपोर्ट से, तब तक वो जो 2-3 लोग थे इनके साथ स्टाफ वाले, उनमें से कुछ लोग ईमानदार निकल जाते हैं। वो पिछले गेट से बाहर निकलते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं, शोर मचाते हैं कि चोरी हो गई, लूट हो गई है। पुलिस, अब रॉयल कैसीनो के चारों तरफ नेपाल पुलिस खड़ी है। वो लोग बताते हैं कि ट्रक भरकर ले गए हैं पैसों का, और फिर पुलिस वाले भागते हैं इधर उधर, लोगों से रास्ते में पता करते तो कहते हैं हाँ जी, यहाँ से एक ट्रक गया है जो कि एयरपोर्ट की तरफ गया। फिर ये लोग एयरपोर्ट भागते हैं, और एयरपोर्ट पर उन चोरों को तब तक पता लग जाती है कि भाई पुलिस हमारी तरफ आ रही है, और उन लोगों को हमारी चोरी के बारे में पता लग चुका है। अब ये लोग एक चाल खेलते हैं, ये खाली ट्रक को वहाँ से दौड़ा देते हैं कि पुलिस वाले हमें देखेंगे, हमारे पीछे दौड़ेंगे, और हमारा सामान तो जो कुरियर हो जाएगा, उस एड्रेस पे पहुँच जाएगा जहाँ हमें पहुँचाना है। तो ये लोग ट्रक लेके भागते हैं। रास्ते में एक पुल आता है, एक नदी आती है, ये नदी में ट्रक को कूदा देते हैं, 6 के 6 पानी में कूद जाते हैं साथ के साथ ही ट्रक के। और फिर इधर से नदी के दोनों तरफ किनारों पे नेपाल पुलिस खड़ी है, नाव बुलाई जाती है, गोताखोर बुलाए जाते हैं, क्रेन बुलाई जाती है, ट्रक निकाला जाता है। थोड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को, 6 के 6 लोगों को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। अब नेपाल पुलिस खुश है कि चोर पकड़े गए, ट्रक हमारी हिरासत में है, ट्रक खोलेंगे, पैसा हमको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग ट्रक खोलते हैं, ट्रक बिल्कुल खाली है, पैसा छूमंतर। अब यहाँ पर नेपाल पुलिस के लिए एक और दिक्कत कि पैसा कहाँ गया। अब उन 6 लोगों से पूछते हैं कि पैसा कहाँ गया, तो वो कुछ नहीं बताते, कुछ बताने को ही तैयार नहीं है वो लोग। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, 6 के 6 लोग गिरफ्तार हैं, ट्रक पकड़ा गया, ट्रक में पैसा नहीं है, नेपाल पुलिस लगी हुई है उनसे पूछताछ करने में, वो लोग बता नहीं रहे सारी चीज़ें। अब दूसरी तरफ सतपाल की कहानी अलग चल रही है। अब सतपाल इनसे मदद मांगने तो चला गया, उन्होंने कहा ठीक है साहब देखते हैं, लेकिन सतपाल फिर भी इन पे नज़र बनाए हुए था। तो उसने देखा कि ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, कुछ बड़ी तगड़ी गड़बड़ करने वाले हैं। तो 31 दिसंबर को सतपाल इन लोगों के पीछे पीछे आया। वो लोग कैसीनो में अंदर चले गए, लेकिन सतपाल बाहर खड़ा रहा। कुछ देर बाद देखा तो ट्रक आके खड़ा है, वो छुप गया। फिर कुछ देर बाद जब अगला साल हुआ, रात को ये लोग आए, देखा कि पैसे जो वो है बैग हैं वो भर रहे हैं गाड़ी में, और ट्रक में बैग भरकर वो लोग चले गए हैं। अब सतपाल कंफ्यूज हो जाता है, तो परेशान रहता है कि ये चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है ये सब। वो घर चला जाता है। अगले दिन पता चलता है कि भैया कैसीनो में तो लूट हो गई है। अब सतपाल को लगता है कि हाँ वो लोग अपना काम कर गए।
तो वो उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ ट्रक पकड़ा गया, वहाँ जाकर देखता है तो मतलब पता लग जाता ना कि लूट हुई है और चोर पकड़े गए। वहाँ जाकर देखता ट्रक में कुछ नहीं है, पुलिस कह रही है कुछ नहीं मिला सा। तो सतपाल और परेशान, कहता अब क्या किया जाए। अब वो घर तो वापस आ जाता है, लेकिन उनके उस घर पे नज़र बना के रखता है, पता नहीं किसके इंतज़ार में, लेकिन वो वहाँ पर नज़र रखता है। 3 दिन बाद वहाँ पर एक डाकिया आता है, वो बैल बजाता है, बैल बजा के अंदर कोई नहीं आता, कोई होगा तो आएगा बाहर। वापस जा रहा होता है, तभी सतपाल बोलता है कि इधर आओ, क्या हुआ। कहता है साहब ये ऐसे ऐसे पर्ची है, इनके नाम का कुरियर लिफाफा है, लेकिन 2-3 बार पहले आ चुका हूँ, ये अंदर से कोई आता नहीं है। तो सतपाल ने कहा कि ये लोग बाहर घूमने गए हैं, मुझे बोल कर गए थे, आप इनका कुरियर जो मेरे को दे दो। अब सतपाल रिसीविंग करता है, असाइनमेंट करता है और कुरियर ले लेता है। इस कुरियर में एक लिफाफा खोलता है तो लिफाफे के अंदर से निकलती है एक पर्ची। वो पर्ची कार्गो की, कि साहब ऐसे ऐसे है और आपका कोई सामान है वो पहुंचाना है। सतपाल भागता है एयरपोर्ट जाके कार्गो वालों को वो पर्ची दिखाता है। कार्गो वाले इसको वो पर्ची रिसीव करके दूसरी पर्ची देते हैं, बोलते हैं कि जी 24 घंटे बाद अगले दिन आपका सामान वहाँ पर आपके दिए हुए एड्रेस पर, जो एड्रेस दे रखा था उस एड्रेस पर आपका सामान पहुँच जाएगा, आप वहाँ पर जाकर रिसीव कर लो, या वहाँ पर अगर आपका कोई है तो उसको बोलो वो रिसीव कर लेगा। अब सतपाल कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी कुछ ना कुछ लगा के फ्लाइट अटेंड करता है अपनी अरेंज, और सीधा पहुँचता है जमैका, वेस्ट इंडीज़ के जमैका में। अब जमैका क्यों? क्योंकि उस पर्ची पर जहाँ पर सामान जाना था उस पर एड्रेस था जमैका का, यानी कि उन चोरों को वो पैसे जमैका पहुँचाने थे। तो दिए हुए एड्रेस पे सतपाल भागता है, वहाँ पर सोचता है कि पहले घर पर ही जाऊँ, उस एड्रेस पर जाऊँ, कहीं अगर सामान पहले आ गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, सारा खेल खत्म हो जाएगा। सतपाल पहुँचता है उस एड्रेस पर, वहाँ जाकर देखता है घर है जो खाली पड़ा है। उस घर में सिर्फ एक बुढ़ा आदमी रहता है, बेहद बूढ़ा, बहुत बूढ़ा, अपने अंतिम दिनों में होगा शायद। तो पूछता कि साहब ऐसे ऐसे कोई पार्सल आया? कहता नहीं बेटा अभी तो कुछ भी नहीं आया। तो सतपाल वहीं रुक जाता है, एक आध दिन वेट करता है। तो अचानक एक दिन एक डाकिया आता है, वो उस डाकिये को रास्ते में पकड़ लेता है। तो रास्ते में पकड़ लेता तो कहता हाँ बताओ। कहता जी ऐसे ऐसे पर्ची। कहता हाँ मेरे पास है पर्ची। वो इस पर्ची को देता है और उससे दूसरी पर्ची रिसीव करता है और कहता है कि भाई आप जाओ वहाँ पर और कार्गो से जाके अपना सामान ले लो, आपका सामान आ गया है, ये पर्ची दिखाओगे तो आपको सामान मिल जाएगा। अब सतपाल भागता है यहाँ से, सीधा वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर वो 22 के 22 डॉलर्स के पैसों के भरे हुए बैग को रिसीव करता है। और तब से लेकर आज का दिन है, आज तक किसी को नहीं पता कि सतपाल आखिर गया कहाँ। सारे पैसे गायब, सब गायब, सतपाल भी गायब, किसी को कोई आइडिया नहीं कि सतपाल और पैसा कहाँ है। अब दूसरी तरफ नेपाल पुलिस भी उन लोगों पर अपना ट्रीटमेंट करती है, जो भी टॉर्चर करना जो भी करके, तो बोलती है कि भाई बता दो, सच बता दो, तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी, तुम लोग जल्दी रिहा हो जाओगे, बच जाओगे। तो वो लोग टूट जाते हैं। तो बताते कि साहब ऐसे ऐसे बात है, हमने तो पैसा उस एड्रेस पर भेजा था, जमैका भेजा है। तो पूछा भाई क्यों भेजा? तो उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ प्लान कर रखा था, शुरू से लेकर आखिर तक हमने सब प्लान कर रखा था। हमारा प्लान ये था कि पैसा हम वहाँ पहुँचाएंगे और अगर पकड़े भी जाते हैं हमें तो 1-2 लोग तो बचेंगे ही, जो नहीं पकड़े जाएंगे वो जाके पैसा रिसीव कर लेंगे, कुछ सालों की जेल काट कर हम लोग भी वहाँ चले जाएंगे, ऐश करेंगे पैसों पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इत्तेफाकन हम 6 के 6 पकड़े गए और कुछ हुआ नहीं। लेकिन तभी उनमें से एक जना कहता है कि हम जिस बंगले में रहते थे उस बंगले के बगल में एक खाली घर था जिसमें एक सतपाल नाम का आदमी रहता था, आप जाकर चेक करो कि क्या वो वहाँ पर है। पहली फुर्सत से पुलिस भागती है वहाँ पर देखने के लिए, वहाँ पर तो सतपाल के नामो निशान भी नहीं है। तो वापस आके बोलती है तो 6 के 6 चोर हंसते हैं, कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो कहते हैं जी ये सारा प्लान हमने किया, मेहनत हमने की, सब कुछ हमने किया, सब हमने किया, लेकिन उसके मज़े कोई और ले गया। तो सतपाल पैसे लेकर गायब और आज तक नहीं पता लग पाया कि सतपाल कहाँ गया है। तो ये कहानी थी आज की नेपाल की राजधानी काठमांडू की, रॉयल कैसीनो की, उन चोरों की जिन्होंने प्लान बनाया, चोरी की, लेकिन मज़े कोई और ले गया, आज भी ले रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ये कहानी थी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जुर्म और जालिम कितने ही बड़े हों, कानून के हाथों से नहीं बच सकते, कानून हमेशा पकड़ लेता है। ये चीज़ हमें सिखाती हैं। वैसे भी चोरी करना बुरी बात है और आजकल आस पड़ोस में बहुत चोरियां भी हो रही हैं,
तो आप भी थोड़ा सा सतर्क रहें, ध्यान रहें, यही हमारा मकसद है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल का आइकन दबा दो। इसके अलावा रेडियो रोजाना और देश रोजाना की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, सोशल मीडिया पे हम लोग को फॉलो करो, सब लोगों को। मैं मिलूंगा आपको एक और ऐसे ही एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें।